तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका शिक्षक भर्ती के नंबर 1 टीटी फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ जयसवाल। और आज हम बात करेंगे दोस्तों सीटेट एग्जाम का जो पेपर हुआ था, मैथ्स का जो है पूरा सॉल्व पेपर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो पे अंत तक बने रहें और ऐसा सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप आसानी से समझ में आएगा तभी आप जो है आने वाले सीटेट एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो पेडागोजी के उसके भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देख लिए आप लोग सभी लोग स्क्रीन में। पहला प्रश्न जो हमारा पूछा गया था आपके सीटेट 2023 के पेपर में कि यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपको लिखा आएगा। प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट की भार क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना है ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। पहले यहाँ पे 4.8 केजी जो बादाम दिया गया था, तो 4.8 केजी है, इसको हम क्या करेंगे 4800 में बदल लेंगे। क्या करेंगे 4800 में बदल लेंगे। इसके बाद आपको क्या कह रहा है कि 3.5 केजी काजू है, तो 3.5 केजी को आपको क्या है ग्राम में बदल लेना। इन सभी क्या है ग्राम में बदल देना है। इसके बाद आपका क्या है 2500 ग्राम आपका किशमिश है, ठीक है। तो 2500 ग्राम आपको क्या कर लेना है यहाँ पे किशमिश कर लेना है। बस कुछ नहीं, इनको जोड़ लेना है। तो केजी था तो ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो आसानी से आपको जुड़ में जाएगा, ठीक है। ये ग्राम आ गया, 0 से 0 0 हो जाएगा, 5 5 10 1 8 18 हो जाएगा, 3 2 5 4 9 1 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा कितना बन गया 10,800 ग्राम निकल के आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है आपको यहाँ पे बिंदी कर लीजिए, 10 केजी 800 ग्राम हमारा निकल जाएगा। क्या जाएगा 10 केजी और 800 ग्राम हमारा क्या निकल के आ जाएगा। प्रत्येक पैकेट का भार यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब देखिए हमारा टोटल निकल के आ गया है। अब प्रत्येक पैकेट यहाँ पे निकालेंगे तो पैकेट हमारा क्या कह रहा है 3 दर्जन पैकेट है। अब 3 दर्जन हमारा अगर पैकेट दिया गया है तो 3 दर्जन का हमारा क्या होता है सभी लोग जानते हैं, 12 का 1 दर्जन होता है, तो 3 हो जाएंगे, तो 12 3 कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। तो टोटल हमारा 36 निकल के आ गया। तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, 10,800 जो हमारा ये ग्राम निकल के आ गया था, 10,000 जो 800 ग्राम हमारा निकल गया, 10 केजी 800 ग्राम, इसमें क्या कर लेना 36 को डिवाइडेशन कर लेना है, भाग कर लेना आप लोगों को, ठीक है। जब आप भाग कर लेंगे तो आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपका जो ऑप्शंस दिया गया है 300 ग्राम, थर्ड वाला ऑप्शन, यहाँ पे इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वह हमारी 300 ग्राम आ जाएगी। तो बस नहीं, गणित में क्या हमारे ये चीज बनना चाहिए, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये 4 चीजें जिससे बनती हैं गणित बहुत ही आसान है और आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बस हाथों का मैल है, ऐसे ही गणित आपकी है। हाथों के मैल जैसे आपको निकलेगी, जैसे धुल लेंगे साफ हो जाएगी, वैसे भी अगर आप इन चारों चीजों को समझ लेंगे तो गणित आसान हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न पर ध्यान देंगे। इसके पहले चलिए इसको हम सभी लोग लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप मैं दे दूंगा लिंक में, वो भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न, स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा आपके कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न, कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे 2 चीजें कर लेना है, एक यहाँ पे लिख लीजिए पुराना और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नया। दोनों क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिखेंगे, पुराना और नया यहाँ पे, ठीक है। दोनों क्षेत्रफल को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो आसानी से समझ लीजिएगा, ठीक है। पुराने और नए में हम दोनों चीजें क्या बताएं। देखिए पुराना जो हमारा दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कह रहा है इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, तो दुगना अगर कर देंगे तो हमारा नया क्या निकल के आ जाएगा, नया हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नया हमारा क्या बन गया 10 सेंटीमीटर बन गया। नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया। तो हमारा जो पुराना 5 सेंटीमीटर है, दुगना कर देना तो 10 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार कह रहा है कि भुजा का वर्ग,
तो यहाँ पे आपका वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग होता है, तो यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा। और नया हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग कहला जाएगा। 5 का वर्ग हमारा कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और जो नया हमारा बनेगा वो 10 का वर्ग बन जाएगा। तो 10 का वर्ग हमारा क्या हो जाता है, 10 का वर्ग सभी लोग जानते हैं हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर हमारा पुराना आ रहा है, नया हमारा कितना 100 वर्ग सेंटीमीटर बन रहा है। तो दोनों में अंतर कितने का होगा, 25 चौको 100, या 100 में आपका 25 का भाग दे देंगे तो हमारा डिवाइडेशन करें कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में 4 गुना फोर्थ ऑप्शन दिया गया, जो कि आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सभी लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग आसानी बात, देखिए घबराना कोई जरूरी नहीं, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। आपको बस ये 4 चिन्ह है, अगर 4 चिन्ह पता है तो गणित में आप लोग महान महारत बनेंगे। ठीक है, गणित आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब अगला प्रश्न कह रहा हमारा कि निम्नलिखित समूहों में किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। अब त्रिआयामी आकृतियों को देखा जाए, यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन जो हमारा कह रहा है घन घनाभ अर्धवृत्त शंकु कह रहा है, दूसरा घन घनाभ वृत्त शंकु कह रहा है, घन घनाभ वृत्त त्रिभुज कह रहा है, और डी ऑप्शन है घन घनाभ गोला बेलन। अब ये चीज हमें जानना जरूरी है, त्रिआयामी आकृतियां किसमें होती हैं। तो त्रिआयामी आकृति हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल हम ले लें, लंबाई हो गया। ठीक है, लंबाई के बाद आप चौड़ाई कह सकते हैं, लंबाई चौड़ाई और आपकी होती तीसरी ऊंचाई। इन 3 चीजों को आपको ध्यान देना है। और अगर दो विमीय आकृति पूछा जाता है, ये त्रिविमीय आपकी हो गई। ठीक है, ये त्रिविमीय के लिए है। अगर आपकी द्विविमीय आकृति के एग्जाम में पूछा जाता है तो द्विविमीय के लिए क्या होता है ये समझ लीजिएगा। द्विविमीय के लिए मोटाई और गहराई होती है। अगर द्विविमीय पूछा जाता है इसके लिए आपकी 2 चीजें होती हैं, मोटाई होगी और आपकी फिर गहराई होगी। इन 2 चीजों पे आपके फोकस करना है। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन था त्रिविमीय के लिए, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया आप लोग देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, घन घनाभ गोला और बेलन। क्या होगा, घन घनाभ गोला और बेलन हमारी जो त्रिविमीय आकृति आएंगी, जिसमें आपकी लंबाई भी रहती है, चौड़ाई भी रहती है और ऊंचाई भी रहती है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें होगी वह आपका त्रिविमीय होगा, जिसमें आपकी मोटाई और गहराई होगी वह आपका द्विविमीय होगा। ठीक है, तो आपने समझ लीजिए, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग अच्छे समझिएगा और हो सके तो वीडियो पॉज कर खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आसानी से आप लोग समझ सके। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का और 2 रुपए का सिक्का, 5 50 पैसे के सिक्के। उसे साबुन खरीदने के लिए कितने धनराशि की जरूरत होगी। चलिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल एक लाइन का उत्तर है, केवल एक लाइन का उत्तर है। भले प्रश्न आपको लगेगा 3 लाइन में है, लेकिन उत्तर मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, चलिए आइए देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है। आप ही समझिए, आप एक साबुन खरीदना चाहते हैं जिसका मूल्य 10 रुपए है, तो आपके पास एक 5 रुपए का सिक्का है। क्या है, ठीक है, ये सिक्के हो जाएंगे और ये मूल हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपए का एक साबुन अगर खरीदना है तो उसके लिए एक 5 रुपए का सिक्का है, और उसके बाद 2 1 रुपए के सिक्के हैं। तो यहाँ पे हमारा उल्टा लिख गया है। ठीक है, क्योंकि सिक्कों की संख्या 2 है और रुपए 1 है, ये ध्यान दीजिएगा। 1 रुपए के 2 सिक्के हो गए, ये समझना बहुत जरूरी है। 5 जो है 50 पैसे के सिक्के हैं। 5 सिक्के जो है कितने हैं, 50 पैसे के, यानी 0.50। उसे साबुन खरीदने के लिए कितने धनराशि की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू कर लीजिए, 5 हो गया, 2 रुपए हो गए, और 5 है तो यहाँ पे 2 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे। अब टोटल इनको जोड़ लीजिए, 5 2 7 2 9, आप पाएंगे कि 9 रुपए 50 पैसे आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा, 9 रुपए 50 पैसे आ रहा है।
तो अगर मान लीजिए हमारे कितने पैसे घट रहे हैं यहाँ पे 0.5 पैसे घट रहे हैं, यानी हमारे जमाने में अठन्नी बोला जाता था, आपको भी जानते होंगे अठन्नी मतलब जी आधा, 1 रुपए का आधा पैसा। तो आपके देखेंगे दो ऑप्शन जो दिया होगा, दूसरा ऑप्शन 0.5 पैसा आपको कम पड़ रहा है, एक तो हमें कितने 50 पैसे की जरूरत पड़ेगी 10 रुपए की साबुन खरीदने के लिए। बस कुछ नहीं, चार चीजें अगर आपसे बन रही, जोड़ घटाना गुणा भाग, चार चीजें मैं आपको लिखा था। अगर ये होता है जोड़, और ये होता है घटाना, ये होता है गुणा, और ये होता है भाग, ये चार चीजें जिससे भी बनेगी वो गणित बिल्कुल A to Z बनेगा। मैं हूँ आपको गणित सिखाने के लिए। कहीं भी दिक्कत है बताइए, A to Z हर एक क्वेश्चन, कितना भी टफ क्वेश्चन टफ नहीं आता, हम उस क्वेश्चन को टफ बना देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को, बढ़ते हुए क्रम को भिन्नों के समूह में चयन कीजिए। भिन्न का आता है, कभी घटते हुए पूछ लिया जाएगा, कभी बढ़ते हुए पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें आपको ध्यान देना। अब यहाँ पे घटते क्रम में, ठीक है, 50वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, घटते क्रम में सॉरी बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों का समूह बताना है। तो भिन्नों का समूह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा जो भिन्न दिया गया था वह हमारा क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। पहला 1/4 दिया गया है, फिर इसके बाद 1/3, और इसके बाद 1/2। पहला ऑप्शन देखिएगा। अब इसमें ये चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों को समूह, अब बढ़ता हुआ क्रम करना है। अब इसको जब हम डिवाइडेशन करते हैं, भाग करना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे 0.75 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.50, यहाँ पे आपको 0.33 आएगा। नहीं, 0.5 1/3 मतलब 100 का 3 भाग करना है, 100 का 4 भाग करेंगे 25 आएगा। ठीक है, 100 का 3 भाग करेंगे 33 आ जाएगा, 100 का 2 भाग करेंगे 50 आएगा। अब इसमें कह रहा है कि समूह को बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते में तो सबसे छोटा पहले करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, सबसे छोटा पहले ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये होगा। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो बिल्कुल हमारा क्रम में सही दिया गया है, तो हमें अदर ऑप्शन की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भरोसा है कि ये वाला जब क्रम में दिया गया तो यही सही होगा। और ये चिन्ह होता है 1/4, ये इससे बड़ा होगा, जहां पे खुला होगा मतलब ये हमारा चिन्ह बता रहा है कि 0 से बड़ा 1 है, और ये हमें चिन्ह बता रहा है कि 0 से छोटा 1। तो जिस तरफ मुंह खुला होगा वह बढ़ते हुए जाएगा, ये ध्यान देखना है, और जहां पे ये क्लोज होगा मतलब ये उससे छोटा है। मुंह खुला है मतलब मुंह खुला वाला जगह वो बड़ा है और पीछे वाला हिस्सा छोटा है। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा करें कौन सा है। ठीक है, एरो में कंफ्यूजन जो होता है छोटे बड़े में, तो बिल्कुल आपको हिंदी भाषा में समझाया जाएगा, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। कोई लैंग्वेज में दिक्कत है बिल्कुल बताइए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए स्क्रीन पर दिया गया है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। अब हमें क्या लुप्त संख्या बताना है। लुप्त हमारा क्या दिया गया है, पहला दिया गया है 1, इसके बाद 6 दिया गया है, इसके बाद 15 दिया गया है, और ये संख्या में निकालना है। इसके बाद दिया गया है 45, इसके बाद दिया गया है 66, और इसके बाद दिया गया है 91। यह हमारी संख्या जो है वो हमें निकालना है, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं मैथ्स में। ठीक है, वो पूछा गया, जो कि बहुत ही सिंपल है और इसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए इन दोनों का अंतर समझ लीजिएगा, इन दोनों का अंतर 5 का अंतर है, और इन दोनों का अंतर देखिए 15 और 6 में कितने का अंतर हो जाता है, 4 5 9 का अंतर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका हम अंतर जानेंगे, और इसके बाद फिर ये अंतर हो जाएगा। फिर अब इन दोनों का अंतर देखिए 45 और 66 में कितने का अंतर है, तो 45 और 66 में देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 45 5 50 हो जाएगा, 50 और 10 60, यानी 15 1 16 आ रहा है, ये 17 आएगा। सभी लोग थे, 45 5 हो जाएगा 50, यानी 16 5 21, और इन दोनों का अंतर क्या जाएगा 66 और 91 का अंतर। अब आप देखिएगा 5 4 9 9 बढ़ रहा है, अगर 4 हम यहाँ पे डिवाइड कर दे, 5 4 9 4 अगर 13 आता है यहाँ पे, यानी कि 13 और 15 का डिफिनेशन अगर किया जाए, यहाँ पे क्या है 5 4 9 4 13 13 4 17, यानी 4 4 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। 17 4 21, 21 4 25, देख लीजिएगा। अब हमें ये एल्गोरिदम समझ में आ गया, ये कहानी कहाँ से सॉल्व होगी, बस एक लाइन का, ये चीज आपने समझ लिया मतलब आपको उत्तर बन गया। अब 4 देने तो हमारा 13 आ गया। अब 13 और 15 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे हमारी संख्या आ जाएगी 5 3 8, और 1 1 2 28 आ गया।
अब यहाँ पे देखिएगा हमारा जो है 4 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिएगा आ रहा है ना। अब डिफरेंस देख लीजिएगा 28, 45, 66, 91। अब आपके ऑप्शन में देखिए, क्या आपके ऑप्शन में 28 दिया गया है, तो आपके ऑप्शन में देखेंगे सेकंड ऑप्शन हमारा जो 28 दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक तालिका दी गई है, तालिका ध्यान दीजिएगा, ये तालिका दी गई है, तालिका में ये कह रहा है कि रक्त समूह दिया गया है ए बी ओ ए बी और कुल दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, ठीक है। तो सबसे अधिक और सबसे कम जाने वाले रक्त समूह को अनुपात हमें बताना है, ठीक है। तो रक्त समूह हमारा कौन कौन सा दिया गया है, देखिए रक्त समूह, ठीक है, ए दिया गया है, फिर इसके बाद बी दिया गया है, ओ दिया गया है और ए बी दिया गया है। यहाँ पे इनकी संख्या, ए रक्त समूहों में विद्यार्थियों की संख्या 9 है, बी में विद्यार्थियों की संख्या 6 है और ओ में विद्यार्थियों की संख्या आपकी 12 है और ए बी में आपकी 3 संख्या है। तो टोटल कुल हमारी कितनी संख्या हो गई यहाँ पे, टोटल आपकी 30 हो जाएगी। 30 सबसे अधिक और सबसे कम, तो सबसे अधिक देखिएगा ओ हमारा है और सबसे कम हमारा ए बी वाला है। तो 12:3 करना है, मतलब 12:3 का मतलब होता है 12/3, 3 चौक 12। तो अनुपात कितना आ जाएगा हमारा, तो 12:3 आ जाएगा ना। 12:3 को हम क्या लिख सकते हैं, सभी लोग बताइए। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4:1 क्या आ जाएगा हमारा, 4:1 वैल्यू आ जाएगी। 4:1 किस में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, जो कि आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो नो डाउट सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान से समझना है, बहुत इतना कठिन नहीं होता है। इसके बाद हम पेडागोजी के भी प्रश्न करेंगे, समझ लीजिएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह दिया गया है। अब देखिए सत्यता की ओर चलें अगर, तो यदि एक पतंगे सम्मुख कोण बराबर होंगे, कोई एक पतंग दी गई उसके कह रहा सम्मुख कोण बराबर होंगे तो वह एक आयत बन जाएगा। सम्मुख मत कोण मतलब सभी लोग समझते होंगे ना, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर होंगे तो वह आयत बन जाएगा। तो ऐसा चीजें नहीं, अगर सम्मुख कोण बराबर हो तो आयत नहीं बनेगा। ये कथन हमारा सत्य नहीं दिया गया है, यानी असत्य दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला कह रहा है यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर है तो वह एक वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अगर सभी भुजाएं आयत की बराबर होंगी, यानी 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये, 2 जब 2 सेंटीमीटर के सभी भुजाएं दी गई हैं तो हमारी आयत बन जाएगा, सॉरी आपका वर्ग बन जाएगा। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। फिर तीसरा कह रहा है यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाएगा। जी हाँ, अगर समचतुर्भुज यानी आमने सामने भुजाएं कोण अगर बराबर होंगे, सभी कोण अगर बराबर होंगे तो वह एक वर्ग बन जाता है। बिल्कुल सही बात, अगर समचतुर्भुज के सभी कोण अगर बराबर होंगे तो आपका वर्ग बन जाएगा, ठीक है। चौथा कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं, अगर कोई एक समांतर चतुर्भुज है, अगर उसके कोण सभी बराबर हैं तो वह एक आयत बन जाएगा। लेकिन तीनों चीजें सही, लेकिन यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत नहीं बन जाता, ठीक है। पतंग क्योंकि हमारी ऐसी होती है, ये हमारी पतंग होती है। तो पतंग के अलावा जो ऑप्शन दिए गए वो हमारे सारे सही दिए गए। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए मैं समझा सकूँ 10 डायरेक्ट हम इनका आंसर भी बता सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है आप लोगों का। अगला प्रश्न देखिएगा, अम्नी 36 सर्वसम वर्गों को, अम्नी क्या करती है 36 वर्ग सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। अब देखिएगा 36 सर्वसम यहाँ पे दिया गया है, टोटल हमारा कितना कह रहा है 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में विभाजित कर रहा है। अब 36 के हमारे अलग अलग प्रकार हैं, तो इसके हमारा क्या होगा, पहले 1 × 36 कर लेंगे, एक ये हो जाएगा। इसके बाद आपका
2 गुणे 18 करेंगे 36 आ जाएगा। इसके बाद आपका 3 गुणे 12 करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसके बाद आपका 4 गुणे 9 करेंगे तो 36 आ जाएगा। और फिर आपका अगला होता है 36 गुणे 1, ये हमारे निकल के आ गए। अब इसमें से देखिएगा तो हमारे कितने प्रकार बन रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 प्रकार से। यानी कि इन वर्गों को अलग प्रकार कितने आयत बना सकता है, इन 5 प्रकार के वर्गों को आयत बना जा सकता है। तो यानी जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है 5 वाला ऑप्शन हमें सही कर लेना है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा हमारा, देखिए ऊपर, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और दिन 21:15 बजे जो है समाप्त कर दी। यात्रा का पूरा करने में लिया गया समय बताना। अब देखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न जरूर आएगा इस प्रकार का, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। अब 16:50 यहाँ पे दिया गया है और कह रहा हमारा 21:15 में समाप्त हो जाती है। 21:15 और 16:50। अब आप कहेंगे इतना लिख लेना है। कभी कभी गलती हम क्या कर देते हैं, जो 15:50 को कैसे घटेगा, हम क्या कर लेते हैं, इसको जो 21 घंटा है ना, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या 21 से तो 20 घंटा हो जाएगा और 60 इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा 20 घंटे 75 मिनट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या हो जाएगा 16:50। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये आसानी होगा घटाना, 5 हो जाएगा, 7 में 5 गया 2 आ गया, 10 में 6 गया 4 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। तुम्हारा क्या आ गया 4 घंटे 25 मिनट निकल के आ गया। तो 4 घंटे 25 मिनट देखेंगे आपके तीसरे ऑप्शन में जो दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है। इस प्रकार देखिए भिन्नों से प्रश्न आएगा, ये टाइमिंग घड़ी वाले आएगा, कभी ट्रेन पूछा जाएगा, कभी बस पूछा जाएगा, कभी स्टेशन दे दिया जाएगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है तो फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का हमारा योगफल क्या होगा। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों में समझ लेना है, ठीक है। मान लेते हैं कि 100 में से एक पूर्ण संख्या, मान लेते हैं 100 में से पूर्ण संख्या हमारी x है, x को अगर जोड़ा जाता है मान लेना है, और वही संख्या हमारी घटाई जाती है, यानी 100 माइनस एक्स। समझ गए आप लोग, 100 में एक पूर्ण संख्या मान लेते हैं, पूर्ण संख्या x जोड़ा जाता है, फिर वही संख्या में से घटा दिया जाता है, यानी 100 में से पूर्ण संख्या को हम घटा देते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल बता देना है। अब योगफल आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा x कट जाएगा, 100 से 100 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, तो हमारा योगफल कितना हो जाएगा 200। देखिए जो 200 ऑप्शन जो दिया गया है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है प्रश्न को समझना, और जितना ज़्यादा आप लोग आसानी समझेंगे और इसी तरह आप लोग समझिए डेली करते जाइए, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप लोग, अभ्यास ही सब कुछ कर सकता है, ठीक है। आपने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवे जात ते सिल पर परत निशान। तो ये कहावत सभी लोग आप लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वविख्याता लोग हैं आप सभी लोग, ठीक है। भावी अध्यापक अध्यापिका हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। अगला देखिए, और वही समझना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न क्या और है, एक प्रश्न हमारा और है कि 100 लाख को निम्नलिखित रूप में से भी जाना जा सकता है। 100 लाख को, कितने को 100 लाख, 100 लाख को किस रूप में जो है जाना जा सकता है। तो 100 लाख को किस रूप में जानता है, 100 लाख सभी लोग बताइए। 100 लाख को ऑप्शन दिया गया है 1 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 मिलियन। देखिए 100 लाख मतलब होता है 100 लाख। जैसे 1 लाख गुणे 100 कर दीजिए, 100 लाख का मतलब ये कुछ नहीं करना है, 1 लाख में 100 का गुणा कर देना है बस। 1 लाख गुणे 100 कर दीजिए, यानी हमारा टोटल कितना हो जाएगा 1 करोड़। मिलियन में कभी पूछे, देखिए 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है,
और जो 10 मिलियन होता है वह 1 करोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो इन चीजों को, मिलियन और करोड़ संख्याएं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा जो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी, प्रश्न को देखिएगा, पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है, कौन सी व्यवस्था संख्याओं को जो है अवरोही क्रम में निरूपित करती है। अब अवरोही क्रम ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, अवरोही, और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, इनको समझना बहुत जरूरी। बढ़ता, अवरोही मतलब विरुद्ध हो रहा है, यानी हमारा क्या है, घटता क्रम हो रहा है, और आरोही मतलब होता है बढ़ता। ये चीज जानना जरूरी है। अब आपके देखिए ऑप्शन देखिए, तो घटता क्रम में देखिए पहला जो ऑप्शन है, यानी घटता क्रम बनाना है हमें, अवरोही मन में निकालना है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या पहली दी गई हो। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया हमारा 10.5, 1.50, 1.055, 1.005, 1.005 और 0.155। अब देखिएगा प्रश्न कह रहा है अवरोही क्रम करना, यानी घटते क्रम में हमें बताना है। अब देखिए घटते क्रम क्या है, 10.5 है, इसके बाद 10.50 है, सॉरी 10.50 के बाद 1.50। ठीक है, हमारा ये इससे आपका छोटा है, ये भी इससे छोटा हो गया। इसके बाद 1.055 है, इससे भी छोटा है। फिर 1.05 दिया गया है, 0.5। ठीक है, ये भी आपका। फिर 1.005 दिया गया है। फिर आपका 0.155 दिया गया, तो ये भी छोटा है। तो हमारा जो छोटा संख्या है, मतलब ये समझ लीजिए अवरोही क्रम। ठीक है, तो जो आपका अवरोही क्रम में हो ये जानना जरूरी है। आरोही अवरोही बनना चाहिए। भिन्न से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रेन से पूछा जाता है, लंबाई ऊंचाई से प्रश्न पूछा जाता है। और आगे हम आने वाले जो जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इन टॉपिक से कवर करेंगे। जो सी टेट में एक टॉपिक लेंगे कि भिन्न से अभी तक कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आपके भिन्नों के बाद आपका आता है कि घड़ी वाले हो गए, और आपके लंबाई ऊंचाई वाले हो गए, ट्रेन वाले हो गए, सारे प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। अब 3630 दिया गया है, इनमें से कौन आपका एक गुणनखंड नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, आइए प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिएगा 3630 का गुणनफल, अब सभी को क्या करना है, यहाँ पे भाग कर लेना सभी का। 11 का भाग कीजिए, 11 ताई 33, 3 बचा, 11 ताई 33, 11 का भाग चला जाएगा। इसके बाद 3 का तो ऑलरेडी चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 6, 3 एकम 3। इसके बाद 5 का देखिए, 5 6 का 30 आ गया, 6 बचा। ठीक है, इसके बाद आपको कर लेना 5 6 का 30, 6 बचा, 3 आ गया, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 5 से भी कट जाएगा। इसके बाद बचता हमारा 9, 9 से ट्राई कीजिए, 9 चौको 36, 0 और 30 9 से नहीं कटेगा। इसलिए 9 ऐसी संख्या हमारी हो जाएगी कि आपके 3630 का गुणनखंड नहीं होगा। यानी हमारा जो 9 होगा ये हमारा 3630 का गुणनखंड नहीं होगा। तो 9 जो ऑप्शन में दिया गया है वह हमारा सही कहलाएगा। कुछ अगला हमारा दिया गया है 5 ऋण 5 धन 5, इसके बाद ऋण 5, 5 ऋण 5 धन 5 ऋण 5 धन 5 और ऋण 5। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। डेट 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 डेट, इसका हमें क्या करना है कि विषम संख्या पदों का योग बताना, विषम संख्या का योग बता देना। अब आप कहेंगे ये कैसे बता रहा भैया, विषम संख्या का योग कैसे आएगा। 5 ऋण 5 0, 5 ऋण 5 0, 5 ऋण 5 0। कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब प्रश्न कह रहा है कि इनके विषम संख्या पदों का योगफल हमें बताना है। अब देखिएगा, धन 5 ऋण 5 धन 5 ऋण 5 धन 5 ऋण 5, इसके बाद हमारी संख्या आ जाएगी धन 5 की।
किसकी संख्या आएगी, धन 5 की, क्योंकि विषम हमें निकालना है ना, तो ये तो सम सम हो गए। अब विषम हमारा अगला ही शब्द हो जाएगा, अगला शब्द हमारा धनात्मक आएगा, तो हमारा जो धनात्मक मान हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है धन 5 वाला आपका सही हो जाएगा। आई होप मैथ के जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन किए हैं हम आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जिस तरह पीवीएस के सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं, वो भी क्वेश्चन करेंगे जिस टॉपिक से ज़्यादा जो है सीटेट कवर करता है, और संभावित प्रश्न भी करेंगे, प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे, आपके प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ताकि आपको मैथ्स में आसानी से समझ सके। तो बाकी सभी क्लासेज इसके बाद होगी, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और अपने टीटी फैमिली को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती का फैमिली है, आप लोगों का वर्क फैमिली है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। जय